लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे की वापसी हुई। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने आज बांग्लादेश की धरती पर कदम रखकर कई संदेश दिए हैं, कई संकेत दिए हैं, जिसमें सवालों वाले शोले हैं, सत्ता परिवर्तन वाली चिंगारियां भी, बदलते समीकरण वाले ट्विस्ट भी हैं। तारिक रहमान के स्वागत में बांग्लादेश एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ ये बता रही है कि बांग्लादेश की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव किसके लिए अनुकूल है और किसके लिए प्रतिकूल, फिलहाल कहना मुहाल है, लेकिन यह परिवर्तन कई थ्योरीज और कई ट्विस्ट से भरपूर जरूर है। आज हम बांग्लादेश से आए वीडियो के साथ वहां चल रही अलग अलग कहानियों को आपके सामने रखेंगे विश्लेषण के साथ। ये लोग तारिक रहमान के स्वागत में जुटे हुए हैं, वही तारिक रहमान जो गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्ष 2008 में लंदन चले गए थे। उस वक्त माहौल अलग था, सत्ता शेख हसीना की थी, अब वक्त बदल गया है। आज तारिक रहमान के स्वागत में उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। तारिक ने एक अलग अंदाज में समर्थकों का अभिवादन किया और अपने सियासी विरोधियों को पैगाम भी दिया। बांग्लादेश की राजनीति में कभी नहीं लौटने की कसम उन्होंने तोड़ दी। ढाका की धरती पर कदम रखते ही जूते उतारे, मिट्टी को सलाम किया, रोड शो किया। उनके समर्थकों का इतना भारी हुजूम था कि एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में 3 घंटे लग गए। बांग्लादेश में 2 घटनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। तारिक के समर्थकों ने तारिक जिया के नारे लगाए। खालिदा जिया लोगों के दिमाग में एक बार फिर से उभरे और तारिक उनके असल वारिस हैं, ये बात दिमाग में पैबस्त हो, इसलिए तारिक जिया के नारे लगाए गए। सवाल है कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या इशारे हैं? अब पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर सरकार का क्या होगा, जमात का क्या होगा? इस वक्त बांग्लादेश का रिमोट पाकिस्तान के पास है। तारिक की ताकत बढ़ने के बाद शहबाज और मुनीर क्या करने वाले? इस थ्योरी को आप अगली कहानी से भी समझ सकते हैं। आज बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट के साथ जमाते इस्लामी की बैठक हुई, गुप्त चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि असीम मुनीर तक हर अपडेट पहुंचाया जा रहा है। तारिक रहमान ने खुद बताया है कि 6314 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या तारिक की वापसी के बाद बांग्लादेश के हालात बदलेंगे? निष्पक्ष चुनाव होंगे? वहां लोकतंत्र रहेगा या फिर मुनीर प्रायोजित कट्टर तंत्र ही चलता रहेगा? अगले वर्ष फरवरी से बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। ये सारी तैयारियां इसी से जुड़ी हुई हैं। 17 वर्ष बाद बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान ने लोकतंत्र वाले ऐसे संदेश भी दिए हैं जो कट्टरपंथियों को बहुत चुभ रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बांग्लादेश का मूड है, ये बांग्लादेश में चल रही लोकतंत्र वाली लहर है। तारिक रहमान ने भी आज एक मंजे हुए राजनेता की तरह समर्थकों का अभिवादन किया, रोड शो किया, भाषण दिया और सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही। अच्छे बांग्लादेश के निर्माण का प्रण भी उन्होंने लिया। सबसे बड़ी बात, उस्मान हादी को शहीद बताकर अपना सियासी कूपन रिचार्ज करने की कोशिश भी की। अगला सवाल आपके मन में यही उठ रहा होगा कि वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का अब क्या होगा? तारिक का बांग्लादेश में आना उनके लिए सही है या गलत? मोहम्मद यूनुस तारिक के सियासी समीकरण में कितना फिट बैठ रहे हैं, वहां की कुछ घटनाओं और बयानों से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तारिक ने बांग्लादेश आने के बाद मोहम्मद यूनुस को फोन किया, सुरक्षा इंतजामों के लिए उन्हें धन्यवाद किया। यहां पर नोट करने वाली बात यह रही कि इसी वर्ष जून में मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात भी की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से तारिक को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों का क्या होगा, जो इस वक्त भी यूनुस सरकार की बैसाखी बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में लोकतंत्र को लॉक करते हैं, हिंसा कराते हैं, हिंदुओं की हत्या कराते हैं। और वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में अराजकता है, सियासी खालीपन है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया जरूर हैं, लेकिन सबको पता है सत्ता की 100% कमान उनके हाथ में नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए भी नहीं हैं। बांग्लादेश में चुनाव ज्यादा दूर भी नहीं है, इसीलिए तारिक रहमान की तरफ हर किसी की नजर है, जो आज तस्वीरों में भी देखने को मिली। सवाल है कि तारिक रहमान को चुनाव में कौन सी चुनौती मिलेगी और यह चुनौती किसकी तरफ से मिलेगी? इसे आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जुलाई 2024 शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसमें खास बात यह है कि हसीना सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जमात और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया था।
हालांकि जब वहां की सत्ता परिवर्तित हुई तो अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया। जून 2025 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी बहाल कर दिया। जमाते इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया, जिसके कुछ नेता बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार में भी शामिल हैं, जिसके नेता ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं। अब तारीख के आने से उनके सियासी भविष्य और अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। आवामी लीग के चुनावी मैदान में न होने के बाद बीएनपी के सामने एनसीपी ही एकमात्र प्रमुख चुनौती मानी जा रही है। बीएनपी ने घोषणा की है कि तारिक रहमान चुनाव में बोगुरा 6 सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, ये वही सीट है बोगुरा 6, जहां से पहले उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया सांसद रह चुकी हैं। फिलहाल 80 वर्ष की खालिदा जिया की तबीयत खराब है। तारिक रहमान की चर्चा बांग्लादेश में किस तरह से हो रही है, और अब आप ये भी जानिए कि तारिक रहमान की वापसी और सत्ता वाली तैयारी के बीच बांग्लादेश के कट्टरपंथी कर क्या रहे हैं, वो किस तरीके से प्लानिंग में लगे हुए हैं। खबर यह भी है कि दीपू चंद्र दास के बाद आज बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की लिंचिंग हुई। कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल को धार्मिक उन्माद का शिकार बना दिया। वहीं आज बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायोग में गुप्त बैठक हुई, जिसमें आईएसआई के कई एजेंट और कट्टरपंथी शामिल रहे। और बड़ी बात यह थी कि इस मीटिंग का एक अपडेट असीम मुनीर तक लाइव पहुंच रहा था। मतलब यही है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान की पूरी नजर है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की बात जरूरी है, वो पाकिस्तान जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ असीम मुनीर अपनी सत्ता चला रहे हैं, जो रोज किसी कट्टरपंथी की तरह भाषण देते हैं। अब वो इस्लाम के उसूलों को भूलकर शराब बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि जो जनरल मुनीर इस्लाम की दुहाई देते हैं, शरिया की बातें करते हैं, उन्हीं मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान में शराब को मंजूरी मिल गई है। अब मजबूरी क्या ना कराए। कर्ज और कंगाली के कॉकटेल में फंसा पाकिस्तान अब अपनी साख बचाने के लिए शराब बेचने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान में 50 वर्षों बाद शराब के निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। अब असीम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान में शराब बनेगी और उसे दुनिया भर में बेचा जाएगा। पिछले 24 घंटे से मुनीर का यह फैसला ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम ही उन्हें शराब व्यापारी कहने लगी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस्लाम की बात करने वाले मुनीर अब शराब क्यों बिकवा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शराब कंपनी मरी ब्रूअरी को शराब निर्यात की मंजूरी मिल गई है। रावलपिंडी में एक नई शराब फैक्ट्री को मंजूरी दे दी गई। यह फैक्ट्री केवल शराब निर्यात के मकसद से बनाई जा रही है। शराब की यह फैक्ट्री असीम मुनीर के घर से बस थोड़ी दूरी पर है। साफ है कि मुनीर किसी भी कीमत पर शराब का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। मेड इन पाकिस्तान शराब विदेशों में बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। सोचिए, जिस पाकिस्तान में मुस्लिमों के लिए शराब बैन है, वहां की फैक्ट्री से बोतलों की आवाज आएगी। 50 साल बाद मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के लिए शराब के ये कैन वहां लोगों के लिए आम नजारा होने वाले हैं। वैसे 1977 तक पाकिस्तान में शराब पर सार्वजनिक बैन नहीं था। 1977 में भुट्टो सरकार के खिलाफ कई धार्मिक गुटों ने प्रदर्शन किए और इसके बाद अप्रैल 1977 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गैर मुस्लिम और विदेशियों को ही शराब पीने की इजाजत थी। 1979 में जियाउल हक ने इस कानून को और सख्त किया। शराब पीने वाले मुसलमान को 80 कोड़े मारे जाएं, ऐसी सजा का प्रावधान कर दिया गया। जनरल जियाउल हक शराब के सख्त खिलाफ थे। वो इकोनॉमी भी इस्लामिक सिद्धांतों वाली चाहते थे, जिसमें शराब के लिए कोई जगह दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। आज जब शराब पर पाकिस्तान के 2 जनरलों में वैचारिक टक्कर दिख रही है, तो हमने जनरल जिया का 45 साल पुराना एक बयान निकाला, जिसमें वो इस्लाम के सिद्धांत का हवाला दे रहे थे। असीम मुनीर पिछले कुछ दिनों से अजीब फैसले ले रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा ही फैसला अपने विरोधियों को लेकर भी लिया है। मुनीर ने अपने विरोध में बात करने वाले हर व्यक्ति के लिए नई टॉर्चर पॉलिसी जारी कर दी। मुनीर ने साफ कर दिया है कि उनके राज में मानवाधिकारों की कोई जगह नहीं होगी, और अगर किसी ने उनकी या सेना की आलोचना की तो उसे निपटा दिया जाएगा। मुनीर को अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज से डर लग रहा है, इसलिए धमकाते हुए कह दिया है कि अगर कोई खिलाफ बोला तो खैर नहीं। मुनीर के आदेश पर इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है, जानती है। अब मुनीर की इस धमकी को उन्हीं से जोड़कर देखा जा रहा है। मुनीर ने कहा, कई लोग देश के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान को अस्थिर करते हैं। हम किसी को लोगों में फूट डालने की इजाजत नहीं देते। फौज के खिलाफ बोलने वालों की खैर नहीं है। ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का कवच नहीं मिलेगा। जो जनता और सेना को लड़वाने की कोशिश करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा और
ऐसे इरादे रखने वालों पर अब सीधा एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन, फिर चाहे वो राजनीतिक लोग ही क्यों ना हो। इसके लिए मुनीर ने कसम तक खाई है। पिछले कुछ दिनों से मुनीर के खिलाफ विरोध की आंधी तेज हुई है, जिसकी बड़ी वजह है इमरान खान। और ऐसे में मुनीर की इस धमकी के रेडार पर असल में वो ही हैं। इमरान मुनीर को तानाशाह बता रहे हैं, लोगों से उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं। और यह धमकी इमरान के अलावा फजलुर रहमान के लिए भी एक चेतावनी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी मुनीर को बहुत बुरा भला कहा है। मुनीर के टारगेट पर बलोच कार्यकर्ता मेहरंग बलोच भी हैं, जिन्हें मुनीर ने देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया है। तो ये वो लोग हैं जो असल में मुनीर के इस बयान के अंदर ब्रैकेट में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। इमरान खान, मेहरंग बलोच और साथ में मौलाना डीजल यानी फजलुर रहमान। और सत्ता में अब बात भारत की समुद्रिक शक्ति से जुड़े शुभ समाचार की। स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत सैन्य ताकत में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसका एक सबूत एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने बंगाल की खाड़ी में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी, लेकिन अब इसके सफल परीक्षण ने चीन और पाकिस्तान के कान भी खड़े कर दिए। भारत के इस नए स्वदेशी योद्धा K4 बैलिस्टिक मिसाइल को परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से लॉन्च किया गया। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर तक ये दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त कर देगी। 12 मीटर लंबी और 17 टन वजन वाली इस मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है। यह सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2 से 2.5 टन तक परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह गाइडेड मिसाइल है, यानी कि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस से बचने की ताकत रखती है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल कोल्ड लॉन्च टेक्निक से लैस है, यानी मिसाइल पहले पानी से बाहर आती है और फिर उसका इंजन स्टार्ट होता है। किलर K4 मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से अरिहंत क्लास और INS अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बी के लिए विकसित किया गया है। K4 के सफल ट्रायल से भारत की स्ट्राइक रेंज बहुत बढ़ गई। इस परीक्षण के साथ समंदर में भारत की परमाणु शक्ति को और मजबूती मिली। अब जमीन, हवा और समुद्र, जिसे हम न्यूक्लियर ट्रायड के नाम से जानते हैं, तीनों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की भारत के पास क्षमता है। न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए और बे ऑफ बंगाल में और भारतीय हिंद महासागर और पैसिफिक के सिनेरियो में देखते हुए K4 की बहुत ही जरूरत थी, और जो अब ऑपरेशनलाइज हो चुकी है पूरी तरह से, तो एक बहुत अच्छा कदम है। आधा से ज्यादा चाइना और पैसिफिक सिनेरियो तक पूरा पाकिस्तान और उसके वेस्ट एशिया में भी इसका प्रभाव वे बंगाल से जाता है। तो दूर तक एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के रूप में और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ऑपरेशनलाइजेशन के रूप में मैं इसे देखता हूं। 50-100 मीटर की समुद्र की गहराई से जब ये विशाल जो 40 फीट का ये जो मिसाइल निकलेगा और अपनी डिवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ जब अटैक करेगा, तो बहुत ही बुरा हाल करेगा दुश्मनों का। PLA नेवी की बात करें, हमारी एडवर्सरी, और पाकिस्तान नेवी की बात करें, तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। PLA नेवी के पास ये कैपेबिलिटी है, और अब हमें यह जरूरत है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बे बंगाल में या हिंद महासागर के किसी कोने से एक अटैक कर सकें, जहां से हम सुरक्षित अटैक कर सकें, जहां दुश्मनों को यह पता ना चले कि एक अटैक कहां से आया। तो चाइना को एक बड़ा सबक मिलेगा और वो उसे अपने हाथ पैर काबू में रखने होंगे। इंडियन ओशन में जो उसकी जो वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश है, उस पर भी लगाम लगेगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियर ट्रायड, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सेकेंडरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ती है, बनती है। और यहीं पर जो भारत का दुश्मन खासतौर से पाकिस्तान है, वो भारत से कांपता है। सत्ता में अब राजनीतिक सत्ता के अजात शत्रु की बात करते हैं, जिनका आज 101वां जन्म दिवस है, और आज ही के दिन उनकी कर्मभूमि लखनऊ की धरती पर इतिहास और स्मृतियों का एक नया अध्याय जुड़ गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस विशाल और भावनात्मक परिसर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगी है। पीएम मोदी ने इसका भी अनावरण किया। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में डिजिटल म्यूजियम भी देश को समर्पित किया, माफ कीजिए। और इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। मोदी ने इन 3
पीएम मोदी ने लोकार्पण और उद्घाटन के अलावा एक रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी स्मृतियों को साझा किया। उन्होंने इस मौके पर कुछ राजनीतिक हमले भी किए, जिस पर हमने एक वीडियो रील तैयार की है। लेकिन पहले राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में कुछ खास। ये पूरा परिसर 65 एकड़ में फैला हुआ है। ये कमल के फूल जैसी आकृति में बना हुआ है। इस पर कुल 230 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां हैं। कांस्य से बनी मूर्तियों की ऊंचाई 65 फीट है। पार्क में 2 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। 3000 लोगों की क्षमता वाला थिएटर है। हेलीपैड, योग केंद्र और कैफेटेरिया भी हैं। यह प्रेरणा स्थल 3 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। यह स्थल अब जनता के लिए खुल गया है और दावा है कि यह राष्ट्रवाद की प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बनेगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने परिवार का ही महिमा मंडन किया, उसी तरह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को फैलाया। पहले एक परिवार की ही मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। बीजेपी ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। एक बार फिर सुनिए उन्होंने इस समारोह में और क्या क्या कहा। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। साथियों, पिछले 1 दशक में हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है, उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं। अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर आज कह सकते हैं कि लखनऊ केवल तहजीब की राजधानी नहीं, बल्कि भव्य स्मारकों और विशाल पार्कों का शहर भी बनता जा रहा है। पहले से लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क हैं, अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल भी बन गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क मायावती की सरकार में 2007 से 2012 के दौरान विकसित किया गया। ये गोमती नगर में मौजूद है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से इसकी दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है। जबकि जनेश्वर मिश्रा पार्क को समाजवादी पार्टी सरकार ने 2012 से 2017 के दौरान बनाया था। यह एशिया के सबसे बड़े शहरी पार्कों में गिना जाता है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से इसकी दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर के अंदर लखनऊ में 3 बड़े और विशाल पार्क हैं, जो अलग अलग तरह के राजनीतिक संदेश देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ, जबकि दिल्ली में इस मौके पर दिल्ली सरकार ने 100 अटल कैंटीन शुरू करने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत पहले चरण में 45 कैंटीन के साथ की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री आशीष सूद ने लाजपत नगर में दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि कोई भूखा न सोए। इसी को साकार करते हुए आज उनकी जयंती पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। यह बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। अभी 45 कैंटीन शुरू हुई हैं, जल्द ही बाकी 55 अटल कैंटीन की शुरुआत होगी। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने भी खुद अटल कैंटीन का रियलिटी चेक किया, यह जानने की कोशिश की जो दावे किए जा रहे हैं वो हो भी रहा है या नहीं। लेकिन पहले अटल कैंटीन के बारे में कुछ खास बातें। दिल्ली सरकार के दावे के मुताबिक 5 रुपए में भरपूर पौष्टिक भोजन मिलेगा। एक थाली में 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम मौसमी सब्जी होगी, इसके अलावा 100 ग्राम चावल होगा, 6 रोटियां और अचार भी होंगे। हर कैंटीन में रोजाना 500 लोगों के लिए लंच और डिनर बनेगा। कैंटीन में पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था है।
थाली की असल लागत 30 रुपए होगी, लेकिन थाली पर सरकार ने 25 रुपए सब्सिडी दी है, इसलिए एक थाली के लिए 5 रुपए चुकाने होंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने भी 5 रुपए का भुगतान करके कूपन लिया और फिर उस कूपन से थाली ली। 5 रुपए की थाली में खाना भरपूर था, स्वाद भी अच्छा था। वहां खाना खा रहे लोगों ने भी बताया कि खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छे हैं। ऐसा खाना खाने के लिए बाहर तकरीबन 80 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जबकि कुछ लोग खाना पैक करवाकर घर भी ले जा रहे थे। आप भी देखिए अटल कैंटीन के रियलिटी चेक में क्या क्या निकला। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इसको खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को 100 अटल कैंटीन की सौगात देने जा रही है और कैंटीन की शुरुआत हो रही है जहां पर गरीब लोगों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। और देखिए आपको देखकर लगेगा नहीं कि किसी रेस्टोरेंट से कम है, इतना सफाई का ध्यान रखा गया है, डिस्पेंसर रखा गया है, उसी तरीके से बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और आपको कैसा खाना है? 5 रुपए में बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नहीं, क्वालिटी 5 वाली है, ज्यादा वाली है? ज्यादा वाली है, ये तो 5 रुपए में खिला रहे हैं। कैसा लगा खाना? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 5 रुपए के हिसाब से अच्छा है या वैसा ही है? नहीं अच्छा है, बढ़िया है। कैंटीन्स की जो लोकेशंस हैं वो क्लस्टर्स के आसपास रखी गई है, यानी कि जो लोग खाना और पैसा वहन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो 5 रुपए में भोजन प्राप्त कर सके सम्मान के साथ। तो व्यवस्था जो है वो फिलहाल की गई है अटल कैंटीन में। और इस देखिए पहले भोजन वहाँ से सर्व किया गया, परोसा गया, उसके बाद अब यहाँ पर जो है खाना चखा जा रहा है। आज जो ये अटल कैंटीन की जो शुरुआत की गई है दिल्ली में 100 स्थानों के ऊपर इस प्रकार का प्रारंभ होगा। 45 कैंटीनें आज ही शुरू हुई हैं, 55 कैंटीन बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। इन कैंटीन के माध्यम से हमने अपनी एक सेवा उन जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे वो कैंटीन में आए सम्मानजनक तरीके से 5 रुपए मात्र दे करके भोजन कर सकेंगे। उसके ऊपर 25 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से है ताकि हर व्यक्ति तक वो भोजन पहुंच सके। हमने संकल्प पत्र में वचन दिया था कि हम अटल कैंटीन में 5 रुपए का भोजन देंगे। हमने उसको आज पूरा करके दिल्ली की जनता को समर्पित किया है। आज चाय की नई परिभाषा पर एक खास कुंजी। ये नई सख्त परिभाषा FSSAI ने दी है और इसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके बाद हर्बल टी, फ्लावर टी जैसे प्रोडक्ट्स को अपने नाम से टी हटाना होगा। इसके मुताबिक चाय वही है जो केवल कैमिलिया साइनेंसिस, ये जो चाय के पौधे का बॉटनिकल नाम है, उससे बनाई गई हो। ये वही पौधा है जिससे सदियों से भारत और दुनिया भर में चाय बनती आई है। भारत के चाय बागानों में एक पारंपरिक तरीका स्पष्ट रूप से अपनाया जाता है, जिसमें कैमिलिया साइनेंसिस पौधे से 2 पत्तियां और एक कली तोड़ी जाती है। इन्हीं से ब्लैक टी, ग्रीन टी, कांगड़ा टी, इंस्टेंट टी, ये तमाम रूप चाय के बनाए जाते हैं। यानी चाहे जिस भी रूप में आप इसको देखिए, इसका रूप और स्वाद बदलते हैं, लेकिन मूल पौधा एक ही रहता है और वो है कैमिलिया साइनेंसिस। इस पौधे से जुड़े कई ऐतिहासिक विवरण हैं। कई राजाओं ने भी एकदम दार्शनिक अंदाज में इस पौधे को लेकर कुछ रोचक बातें की हैं। 12वीं शताब्दी में चीन के सम्राट हुईजोंग ने कहा था कि चाय का चेहरा भी इंसानों की तरह बदलता है, यानी हर प्याली अलग है। जैसे हर बातचीत, हर विचार अलग होता है, उसी तरीके से चाय की हर प्याली अलग होती है। इसी तरीके से 7वीं 8वीं शताब्दी के तांग वंश के समय चीन में दिन में 5-7 कप चाय पीने का उल्लेख मिलता है। तब कहा जाता था पहला कप ओंठ और गले को तर करता है और 5वां कप इंसान को उन देवताओं के बीच पहुंचा देता है जिनकी कभी पलक नहीं झपकती। ऐसे अनुभवों के पीछे यही पौधा होता था जिसका नाम है कैमिलिया साइनेंसिस। अब FSSAI यह कह रहा है कि अगर किसी चीज को चाय कहकर बेचना है तो उसमें कैमिलिया साइनेंसिस होना चाहिए। FSSAI ने मॉनिटर किया है कि कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ऐसे उत्पादों को चाय के नाम से बेच रहे हैं जो इस पौधे से बने ही नहीं हैं, जैसे रूईबॉस टी, हर्बल टी, फ्लावर टी। FSSAI के मुताबिक ऐसे नाम उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं और यह मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत दंडनीय है। FSSAI के लेबलिंग नियम कहते हैं कि पैकेट के फ्रंट में वही नाम होगा जो वास्तव में अंदर मौजूद उत्पाद की प्रकृति बताए, और अगर यह चाय नहीं है तो उसे टी नहीं कहा जा सकता।
हर्बल या फूलों से बने पेय अब हर्बल इन्फ्यूजन या अन्य उपयुक्त श्रेणियों में आएंगे, लेकिन इनको टी नहीं कहा जाएगा। एफएसएसएआई के मुताबिक ये या तो प्रोप्राइटरी फूड होंगे या नॉन स्पेसिफाइड फूड नियमों के तहत आएंगे, यानी इनका अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इनके नाम की ईमानदारी तय की जा रही है। एफएसएसएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका की एफडीए जैसी संस्थाएं भी सिर्फ कैमेलिया साइनेंसिस से बनी चाय को ही टी मानती हैं। इसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी और माचा को शामिल किया गया है। हर्बल इन्फ्यूजन को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। कुल मिलाकर चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं है, वो बातचीत की शुरुआत है, नींद से जागने की सभ्यता है और विचारों को धीरे धीरे उबालने की कला भी। एक प्याली चाय ऊँघती आंखों को जगाती है और चुप्पी में भी संवाद घोल देती है। शायद इसी वजह से चाय को लंबे समय से बौद्धिक लोगों का पेय कहा गया। लेकिन अब चाय की शुद्धता पर भी विमर्श हो रहा है, क्योंकि चाय कही जाने वाली हर वस्तु चाय नहीं होती। यानी चाय को चाय ही रहने दो, कोई उल्टा सीधा नाम न दो।